हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं साझेदारी का अंतिम चैप्टर यानी कि साझेदारी का अंतिम पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, आज साझेदारी टॉपिक खत्म हो जाएगा इसी अंतिम भाग के साथ। इस अंतिम भाग में कुछ 3-4 सवाल ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और एसएससी व अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें कराना उचित समझा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं साझेदारी के अंतिम भाग का पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल यानी कि साझेदारी के अंतिम पार्ट का पहला सवाल। ये अंतिम पार्ट जो है विविध प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में विविध प्रश्नों के क्रम में पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को, यानी कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और एक उसका साझेदार है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिलता है और जो उसका साझेदार होता है उसको शेष भाग का, यानी जो कुल धन का 3/8 के बाद जो शेष भाग बचता है उसका उसके साझेदार को 3/8 भाग मिलता है। यानी कि कुल धन का 3/8 तो व्यक्ति को मिल गया और जो शेष बचता है कुल धन में फिर शेष जो बचता है उसका 3/8 भाग जो है उसके साझेदार को मिलता है। यदि दोनों भागों का, अब इन दोनों भागों का जो अंतर है अगर वह 36 रुपये है तो कुल धन हमसे पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें कि कुल धन हम मान लेंगे। ठीक, कुल धन मान लेंगे, माना कुल धन बराबर x रुपये मान लेते हैं। ठीक, अब जब कुल धन x रुपये मान लेंगे तो व्यक्ति को मिला धन कितना होगा? व्यक्ति को मिला धन कितना होता है? कुल धन का 3/8। तो इसलिए व्यक्ति को मिला धन बराबर कितना? कुल धन का 3/8। कुल धन हमने x रुपये माना तो यानी कि x का 3/8, यानी कि x का 3/8 रुपया। अब का मतलब क्या होता है? गुणा, तो यानी कि x गुणा 3/8 यानी कि 3x/8 रुपया। 3x/8 रुपया उस व्यक्ति को मिलता है। अब आगे क्या कहा है? तथा उसके साझेदार, उसका जो व्यक्ति का कोई साझेदार है, बिजनेस में पार्टनर है, तो उसको शेष भाग का 3/8। तो सबसे जब शेष भाग का 3/8 मिलता है तो सबसे पहले हम शेष भाग निकाल लेंगे कितना बचा। यानी कि व्यक्ति को धन कितना मिल गया? कुल धन हमारा x रुपये है और व्यक्ति को मिला 3x/8 रुपये। तो कुल धन में से ये घटा के पहले शेष भाग निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए शेष भाग, धन का शेष भाग, धन का शेष भाग बराबर कितना? कुल धन x में से घटाएंगे कितना? जितना पहले व्यक्ति को मिल गया 3x/8। ठीक, अब जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8x। 8 की x में मल्टीप्लाई होगी 8x माइनस 3x में, माइनस में 3x है तो 8x में से 3x या 5x/8 रुपया, 8 रुपया। तो शेष भाग का 3/8। अब ये जो शेष भाग है 5x/8, इसका 3/8 जो मिलता है उस व्यक्ति के साझेदार को मिलता है, इसलिए साझेदार को मिला भाग, इसलिए साझेदार को मिला धन। कितना साझेदार को धन मिल गया? साझेदार को मिला धन कितना? शेष भाग का 3/8। शेष भाग कितना है? 5x/8, यानी कि 5x/8 का 3/8। तो बराबर 5x/8 का मतलब गुणा 3/8। इसका मतलब कितना हो गया? 5 तिया
15x/8 यानी कि व्यक्ति को जो मिला धन है वो कितना मिला, 3x/8 और उसके साझेदार को मिला धन जो है वो 15x/64 मिलते हैं। ठीक, अब दोनों भागों का अंतर यानी कि इन दोनों भागों का अंतर कितना है, 36 रुपये है। तो इसलिए प्रश्नानुसार दोनों भागों का अंतर यानी कि 3 ये वाले भाग का अंतर यानी कि इसमें से इस वाले भाग में से ये वाला भाग अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 रुपये आएगा। यानी कि 3x/8 माइनस 15x/64 बराबर, तो एक दोनों का अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये दोनों का अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यानी कि 36 रुपए के बराबर है। ठीक है, बराबर 36 रुपए। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारा कुल धन है तो हमें कुल धन की मात्रा पता चल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर को मिटा दूं फिर करते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको कर लेंगे, इतनी सी जगह में हो जाएगा। तो कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक आ गए थे। 3x/8 माइनस, इसको लिख लेंगे पहले, 3x/8 माइनस 15x/64 बराबर कितना, 36। अब इसमें क्या करेंगे, 64 एलसीएम ले लेंगे, 8 × 64 8 3 ये 24x हो गया, माइनस 64 एकम 64 15 एकम 15x बराबर 36। 24 में से 15 का कितने हैं, 9x/64 बराबर कितना, 36। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 36 × 64, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 चौक 36 हो गया। तो x बराबर आ गया 4 चौक 16 की 6, 4 6 24 और 1 25, यानी कि 256 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने कुल धन कितना मारा था, कुल धन हमने x रुपये मारा था और x की वैल्यू 256 रुपये आ गई। इसका मतलब कुल धन जो है 256 रुपये आंसर आएगा। ठीक, तो इस टाइप का सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है और इस टाइप के सवाल अच्छी परीक्षाओं में बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे अति महत्वपूर्ण सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं विविध प्रश्न का दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, यानी कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी, जो एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। तो उस कंपनी में किसी एक वर्ष में जो लाभ हुआ है उसका विवरण दिया गया है। क्या विवरण दिया है कि किसी एक वर्ष में जो लाभ हुआ है उस लाभ का 1/3 ए को मिला है और लाभ का 1/4 भाग जो है बी को मिला है और सी को 5000 रुपये मिले हैं। तो ए का लाभ हमसे पूछा है। ठीक है, यानी कि 3 पार्टनर है किसी कंपनी में, उसमें एक साल में जो लाभ हुआ है उस लाभ का 1/3 ए को मिला है, लाभ का 1/4 भाग बी को मिला है और सी को 5000 रुपये मिले हैं। तो पूछा हमसे है कि ए को कितना लाभ मिला। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए को मिला लाभ, ए को मिला लाभ कितना, 1/3 भाग, बी को मिला लाभ कितना, 1/4 भाग, ए को मिला लाभ, लाभ का 1/3 भाग, बी को मिला लाभ, कुल लाभ का 1/4 भाग। ठीक, तो इसलिए सी को मिला लाभ कितना हो जाएगा। देखिए, जब
कुल लाभ का 1/3 भाग ए को मिला, बी कुल लाभ का 1/4 भाग बी को मिला, इसलिए कुल भाग कितना होगा? कुल भाग को हम 1 से निरूपित करेंगे। कुल भाग को किससे निरूपित करेंगे? 1 से निरूपित करेंगे। और सी को मिला लाभ कितना होगा? सी को मिला लाभ कितना होगा? हम कुल लाभ को 1 से निरूपित करेंगे और 1 में से ए और बी के दोनों भागों को जोड़कर घटा देंगे, तो हमें सी का भाग मिल जाएगा कि सी को कितना भाग लाभ मिला। ठीक, तो देखिए यहाँ 1 माइनस इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक, यहाँ 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 एकम 3। तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ गया 1 माइनस सी को मिला लाभ, सी को मिला लाभ बराबर 1 माइनस 4 3 7/12, 12 कम 12 और में से 7 गया 5/12 भाग। ठीक है, इस प्रकार हमें तीनों लोगों को कुल लाभ के कितने कितने भाग मिले ये निकल के आ गया। ए को कुल लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को कुल लाभ का 1/4 भाग मिला और सी को कुल लाभ का 5/12 भाग मिला। ठीक है, तो तीनों के भाग पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है कि ए का लाभ पूछा है हमसे और सी का लाभ हमको दे रखा है कि सी को कितना मिला? 5,000 रुपये मिले। तो जब सी को 5,000 रुपये मिले और सी का भाग कितना है? सी को मिले रुपए, सी का लाभ बराबर 5,000 रुपये। अब देखिए सी के लाभ का जो भाग है वो 5/12 भाग है और सी का लाभ कितना है? 5,000 रुपये है। इसका मतलब कुल लाभ का 5/12 भाग, 5/12 भाग जो है कुल लाभ का जो 5/12 भाग है वो 5,000 रुपये के बराबर है। इसलिए 5/12 भाग किसके बराबर है? 5,000 रुपये के। इसलिए एक भाग किसके बराबर होगा? यानी कि कुल लाभ किसके बराबर होगा? कुल लाभ अगर हम एक भाग निकालेंगे तो एक भाग कुल लाभ ही तो होगा। तो एक भाग लिखने की बजाय हम क्या करेंगे? कुल लाभ। जब 5/12 भाग 5,000 रुपये है इसलिए कुल लाभ कितना हो जाएगा? 5,000 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है? ए का लाभ पूछा है। तो ए का लाभ कितना है? ए का लाभ भाग में कितना है? 1/3 भाग में। कुल लाभ का 1/3 ही भाग तो है, तो इसका 1/3 और कर देंगे। इसलिए ए का लाभ बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा कुल लाभ, यानी कि 5,000 गुणा 12/5। 5 से 1,000 से कट जाएगा, 5,000 हो गया। 3 चौक 12 ये कट जाएगा। 4 की गुणा इस 1,000 से हो जाएगी 4 एकम 4 यानी कि 4,000, यानी कि बराबर 4,000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि ए को जो लाभ के रूप में मिले थे वो 4,000 रुपये मिले थे। ठीक है, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? ए का लाभ जो होगा वो 4,000 रुपये आंसर आएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, यानी कि विविध प्रश्न में तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति तीन विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, यानी कि 6 वर्ष, पहली योजना में 6 वर्ष, दूसरी योजना में 10 वर्ष और तीसरी योजना में 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10% यानी कि पहली योजना में 10%, दूसरी योजना में 12% और तीसरी योजना में 15% की दर पर निवेश करता है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने धन को निवेश करता है विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए भी जो है धन को निवेश करता है 10% दर पर, 12% दर पर, 15% दर पर। प्रत्येक योजना की अवधि
पूरी होने पर, जब योजना की अवधि पूरी हो जाती है तो तीनों योजनाओं से उसे समान राशि मिलती है। यानी कि पहली योजना से मिला धन, दूसरी योजना से मिला धन और तीसरी योजना से मिला धन, लास्ट में बराबर धन मिलता है। ठीक, तो उसके निवेशों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उसने जो राशियां निवेश की थी, जो धन निवेश किया था, वो किस अनुपात में निवेश किया था। ठीक है, तो वो अनुपात हमको निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि तीनों योजनाओं में X, Y और Z धन निवेश किया था। ठीक है, मान लेंगे, इसलिए तीनों योजनाओं में माना तीनों योजनाओं में क्रमशः X रुपये, Y रुपये तथा Z रुपये निवेश किए। ठीक है, तो मान लेंगे क्या कि तीनों योजनाओं में क्रमशः X रुपये, पहली योजना में X रुपये, दूसरी योजना में Y रुपये और तीसरी योजना में Z रुपये निवेश किए। ठीक, तो जब एक वर्ष के अंत में उसे धनराशि निकालेंगे कितनी कितनी मिलती है, वो तीनों बराबर है, तो हम पहली योजना से मिली राशि बराबर दूसरी योजना से मिली राशि बराबर तीसरी योजना से मिली राशि, तीनों को बराबर रख लेंगे और तीनों का मान निकाल देंगे कि कितना कितना धन मिला। तो पहली योजना से राशि, पहली योजना में कितना रुपया निवेश किया था, X रुपये, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और कितने प्रतिशत पर, 10% पर। तो मिला धन कितना होगा, जितना रुपया निवेश किया मूलधन, धन गुणा समय, कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए, गुणा दर कितनी है, इसमें वो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लग जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना, मूलधन गुणा समय हो गया, दर कितनी, 10% और बटे 100। ठीक है, तो पहली योजना में 6 वर्ष में के अंत में उसको कितना धन मिला, X गुणा 6 गुणा 10 बटे 100। अब दूसरी योजना में कितने रुपए लगाए थे, Y रुपए लगाए थे, तो मूलधन हमारा Y, मूलधन गुणा दर, दूसरी योजना में दर कितनी रही, 12%, 12 गुणा समय कितना रहा, 6, दूसरी योजना में 10 वर्ष के लिए धन लगाया था, तो ये यहाँ पर 10 आ जाएगा बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर। अब तीसरी योजना में कितना रुपए लगाया था, Z रुपए लगाया था, कितने समय के लिए लगाया था, 12 वर्ष के लिए लगाया था, तो Z गुणे 12 गुणे कितने प्रतिशत दर पे लगाया था, 15% पे, तो 15 बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि तीनों योजनाओं के अवधि के अंत में जो ये धनराशि जो मिली है, ये मिली है, ये मिली है और ये मिली है, और तीनों राशियां आपस में कैसी हैं, बराबर बराबर है। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 100 3 जगह 100 है, ये कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, बल्कि 2 तिया 6, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 से ही कट जाएगा सीधे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये भी कट गया। अब क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 2 है, ये भी 2 है, 1 2 से 1 2 यहाँ कटेगा और ये कटेगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर केवल x बचा बराबर, यहाँ पर केवल कितना बचा, x बचा बराबर, यहाँ कितना बचा, 2y बचा बराबर, यहाँ कितना बचा, 3z। ठीक, कटने के बाद x बराबर 2y बराबर 3z आ गया। ठीक,
अब इसको क्या करेंगे, पूरे में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। पूरे में 6 से डिवाइड कर दें तो पूरे में अगर जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं। पूरे में 6 से डिवाइड, x बटा 6 बराबर 2y बटा 6 बराबर 3z बटा 6। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये कट जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा, इधर कर लेंगे, हमको मिलेगा x बटा 6 बराबर y बटा 3 बराबर z बटे 2। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो उनके निवेशों में अनुपात पूछा है। तो निवेश की ही राशियां कितनी है, x रुपये, y रुपये, z रुपये। तो इनमें अनुपात x y z में अनुपात ही तो निकालना है। तो x y z में अनुपात कितना हो जाएगा, आ गया निकल के, इसलिए x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा, 6:3:2, 6:3:2, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी निवेश, तीनों योजनाओं में निवेश की गई राशि मान लेंगे। पहली योजना में x रुपये, दूसरी में y, तीसरी में z रुपये। पहली योजना में x 6 वर्ष समय दिया है, दर प्रतिशत 10 दिया है। दूसरी योजना में समय 10 वर्ष दिया है, दर 12% दिया है। तीसरी योजना में समय 12 वर्ष दिया है और दर 15% दिया है। और लास्ट में कहा है कि तीनों योजनाओं की अवधि के अंत में जो राशियां मिलती हैं वो आपस में बराबर हैं। तो तीनों को हम बराबर रख लेंगे। बराबर रख के जो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 फार्मूला को लगाते हुए तीनों जो अंत में, तीनों योजनाओं की अवधि के अंत में जो राशियां मिलेंगी वो हम निकाल लेंगे। ठीक। और उसके बाद काट पीट के जो है हमारा ये आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, x/6 y/3 और z/2 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 6:3:2 मान आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है, उनके निवेशों का अनुपात निकल जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार तीनों योजनाओं में जो धनराशि निवेश की गई थी वो कितनी है, किस अनुपात में थी, 6:3:2 के अनुपात में थी। ठीक। तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम और चौथे सवाल पर। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं विविध प्रश्न के क्रम में अंतिम सवाल, यानी कि चौथा सवाल। ठीक। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जो क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये निवेश करते हैं। यानी कि 15,000 रुपये और 25,000 रुपये निवेश करके कोई व्यापार शुरू करते हैं। ठीक। तो वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। कितने हज़ार रुपये का, दोनों को कुल 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची राशि में से प्रत्येक 1,000 12% लगाने के बाद जो लाभ की राशि बचती है उसमें से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर उसके बाद जो बची हुई लाभ की राशि होती है उसे वो मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो ए के लाभ का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक। तो मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो मूल निवेश कितना है, हमारा जो मूल निवेश दोनों ने कितना किया था, एक ने 15,000 रुपये किया था, एक ने 25,000 रुपये किया था। तो सबसे पहले मूल निवेश का अनुपात निकाल लेंगे कि ए और बी ने किस अनुपात में निवेश किया था। तो ए ने, इसलिए ए और बी द्वारा निवेश राशि का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी बराबर, ए ने कितनी राशि लगाई 15,000, यानी कि 15,000 अनुपात बी ने कितनी लगाई 25,000, यानी कि 25,000। तो 3 0 से 3 0 काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, यानी कि ए अनुपात बी,
यानी कि ए और बी द्वारा लगाई गई जो राशि का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:5। यानी कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में जो है व्यापार में राशि लगाई थी। ठीक, अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि कुल लाभ हो उसको 10,000 मिला था, जिसमें से उसने 12% फिर से लगा दिया, तो बची राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। तो देखिए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ बराबर 10,000 रुपये। अब 12% फिर उस लाभ में से 12% निकाल कर वो व्यापार में लगा देते हैं, तो बची राशि में से 1,000 रुपये लेते हैं। तो हम बची राशि कितने प्रतिशत बची, जो 12% जो है व्यापार में लगाई, लाभ का 12%, लाभ का 12% व्यापार में लगा, व्यापार में लगाया, इसलिए शेष कितना बचा, इसलिए लाभ की शेष राशि, लाभ की शेष राशि कितनी बची, 100% से टोटल को 100% लेंगे, 100% में से 12% व्यापार में लग गई, कितनी बची, 100 में से 12 घटा देंगे, कितनी 88% निकली बची। लाभ की शेष राशि कितनी बची, 88%। अब 88% कुल लाभ कितना है, 10,000 रुपये, तो इसलिए शेष लाभ कितना, शेष लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 का 88%, 10,000 का 88%, यानी कि 10,000 गुणा 88/100, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, तो ये 88 कम 88 यानी कि 8,800 रुपये, यानी कि 8,800 रुपये जो है वो 12% व्यापार लाभ में से 12% व्यापार में लगाने के बाद जो है लाभ की शेष राशि कितनी बची, 8,800 रुपये। ठीक है, अब इस शेष राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेता है, तो जब प्रत्येक 1,000 रुपये लेगा तब कितना बचेगा वो निकाल लेंगे। ठीक, थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ, फिर आगे काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कर लेंगे शेष भाग को हम। ठीक है, शेष भाग इतने में कर लेंगे। ठीक, अब देखिए शेष लाभ कितना, 8,800 रुपये। शेष लाभ 8,800 में से जो है 1,000 रुपये दोनों लोग ले लेते हैं, तब शेष लाभ कितना बचेगा, तो दोनों के द्वारा 1,000 रुपये लेने के बाद शेष लाभ कितना बचेगा, कितना लाभ बचा था, 12% लगाने के बाद कितना बचा था, 8,800 रुपये बचे थे। इस 8,800 रुपये में से हमने घटा दिए 1,000 रुपये और ले लिए दोनों ने, तो यानी कि 1,000 के दोनों ने लिए, तो कितने हज़ार रुपये गए, 2,000 रुपये और निकल गए, तो 8,800 में से 2,000 निकल गए, तो कितने बचे, 6,200 रुपये बचे। ठीक, यानी कि 12% तो टोटल लाभ 10,000 रुपये था, 10,000 में से 12% निकल गया, 12% निकलने के बाद 8,800 रुपये बचे, उसमें से 1,000 रुपये दोनों ने ले लिए, तो 8,800 रुपये में से 2,000 और निकल गए, तो अब जो शेष लाभ बचा ये 6,200 रुपये बचा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि बची राशि उनके मूल निवेश, अब ये जो बची राशि है उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, तो इस मूल राशि को मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो मूल निवेश का अनुपात में जब बांट लेते हैं तो यानी कि 3:5 के अनुपात में बांटते हैं, क्योंकि यही मूल निवेश का अनुपात है। तो 3:5 के अनुपात में जब बांटेंगे तो हमें दोनों के हिस्से से मतलब नहीं है, हमें किसका हिस्सा निकालनी है, ए का निकालना है। किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो हम ए का हिस्सा निकाल लेंगे इस अनुपात के अनुसार। तो इसलिए ए का हिस्सा, ए का लाभ
बराबर कितना हो जाएगा, 1 अरब 6,200 रुपये। एक अनुपात कितना है, 3 बटे अनुपाती योग 3, अनुपाती योग कितना, 3 और 5 8, और गुणा शेष लाभ, इसी में से तो बांटते हैं, तो 6,200। अब इसे काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, 8 दूनी 8 हटे 4 सत्ते 56, 6 बचा, फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 बचा, 60 होगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, ये 8 से कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15 की 5, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2, 3 सत्ते 21 और 2 22, 2,225 रुपये जो है ए को मिलते हैं 3:5 के अनुपात में। जब बढ़ता है पैसा तो उसमें से ए का जो हिस्सा होता है 6,200 रुपये में से 6,200 रुपये को 3:5 के अनुपात में बांटने पर ए का जो लाभ होता है वो 2,225 रुपये होता है। ठीक, इसलिए ए के लाभ का हिस्सा, इसलिए ए के कुल लाभ है, इसलिए ए के लाभ, ए को मिला कुल लाभ निकाल लेंगे, ए का कुल लाभ, ए का कुल लाभ हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल लाभ हिस्सा कितना हो जाएगा 2,225, तो ये प्लस 1,000 रुपये ए को ए ने पहले भी निकाले थे, तो 1,000 रुपये वो, तो टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा 2,225 और 1,000 यानी कि 3,225 रुपये। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ए का कुल लाभ हिस्सा बैठेगा हमारा 3,225 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ए के लाभ का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो में विविध प्रश्न साझेदारी के जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बचे थे वो मैंने विविध प्रश्न में करा दिए हैं। ठीक है, और साझेदारी का जो चैप्टर था, पार्टनरशिप का जो चैप्टर था वो आज ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।